नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। एक कहावत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। पटना में विपक्षी नेताओं की जो बैठक हुई 23 जून को, उसके बारे में तरह तरह की कहानियां, चर्चे और किस्से चल रहे हैं। सच क्या है पता नहीं। सच वही रहा होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, जो हम सब ने देखा और सुना, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम गायब थी। यानी उन्होंने एक तरीके से इसका बॉयकॉट कर दिया था। कहानियां लालू यादव की भी हैं कि लालू यादव ने जो कहा राहुल गांधी के लिए कि आप शादी कर लीजिए, जरा पहले उसको सुन लीजिए, तब फिर उसकी बात की खाल निकालते हैं। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, बियाह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती कैसे हो जाए। हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, लालू ने जो ये बात कही कि आप दूल्हा बन जाइए, शादी कर लीजिए, हम सब लोग बारात लेकर आएंगे। अब इसको लेकर कांग्रेस के नेता और सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, उसकी एक व्याख्या कर रहे हैं, एक अलग बात बता रहे हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ आधिकारिक तौर पर कहा नहीं गया। ये जो चर्चा थी कि बैठक में इसका जो ये विपक्षी नेताओं का एक नया मोर्चा बना है, उसका संयोजक किसको बनाया जाएगा, ये बड़ी चर्चा थी कि नीतीश कुमार संयोजक हो सकते हैं, पर इसका ऐलान नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़े खुश हैं। उनको लगता है लालू यादव ने जो बात कही है ना, वो हमारे मन की बात कह दी है। कुछ होर्डिंग और बैनर भी लग गए, अलग अलग तरीके के टेम्पलेट बन गए। सोशल मीडिया में लालू यादव के उस बयान को खूब वायरल कराया जा रहा है। कहा जा रहा है लालू ने मजाक मजाक में ही, यानी इशारों इशारों में ही आने वाले समय की तस्वीर बता दी है। यानी बता दिया है कि दूल्हा राहुल गांधी होंगे और बारात बाकी विपक्षी पार्टियां होंगी। यानी ये जो कहा जा रहा है विपक्ष बीजेपी की तरफ से बार बार कि भैया बिन दूल्हे के बारात कैसी। कल जो विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, उसका दूल्हा कौन है, यानी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, ये पता ही नहीं है। तो फिर किस बात का चुनाव, किस बात की एकता। तो लालू यादव के इस बयान को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि राहुल गांधी ही पीएम पद के उम्मीदवार हैं विपक्ष की तरफ से, और बाद बाकी पार्टियां उनके साथ होंगी, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। कहने वाले ये भी तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस को कोई एकता की जल्दबाजी नहीं है, वो धीरे धीरे खाना ठंडा करके खाना चाहते हैं। अब आप पूछिए, खाना ठंडा करके खाने के पीछे की वजह क्या है? अभी कर्नाटक में जो जीत मिली, उससे ही इतने गदगद हैं कांग्रेस वाले, और कांग्रेस से हाथ मिलाने को विपक्षी पार्टियां बेताब हैं। वो ऐसे कि जो अखिलेश यादव को कुछ महीने पहले तक ये कहा जाता रहा, वो खुद कहते थे कि वो रायबरेली और अमेठी से भी इस बार उम्मीदवार उतारेंगे। वो ये भी कह रहे थे कि उनके लिए बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी है। वो कह रहे हैं विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। यही बात ममता बनर्जी को लेकर भी कही जा रही है कि वो भी अब साथ आने को तैयार दिख रही हैं। तो एक तरीके से ये कर्नाटक की जीत के बाद के ये नतीजे निकले हैं, ये बदलाव हुआ है। तो फूंक फूंक कर खाने की बात जो हम कह रहे हैं, वो ये है कि इस साल के आखिर में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें 3 राज्यों का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान। वैसे 2 और राज्य तेलंगाना और मिजोरम में भी चुनाव है। तेलंगाना को लेकर भी अब कांग्रेस उत्साहित है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगता है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अगुवाई में उनकी सरकार बन जाएगी। छत्तीसगढ़ में उनको लगता है हम फिर से सरकार बचाने में कामयाब रहेंगे। और राजस्थान को लेकर कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत जिस तरीके से आजकल तमाम योजनाएं बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, उससे कांग्रेस की वापसी हो सकती है। जो हिमाचल में बीजेपी का नारा था कि राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, मतलब
जो हिमाचल में परिपाटी है, परंपरा है, वही राजस्थान में भी है कि एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, फिर भारतीय जनता पार्टी के, फिर कांग्रेस की बनती है, फिर भारतीय जनता पार्टी के। तो इस बार कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार रहेगी, ऐसा कांग्रेस को लगता है। उनको लगता है कि जब इन चुनावी नतीजे आ जाएंगे फिर वो उनका मोरल हाई रहेगा, वो अपनी शर्तों पर विपक्षी पार्टियों से बात करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब क्या हुआ कि जब विपक्षी एकता की पटना में बैठक चल रही थी तो वहाँ से दूर यूपी के मुरादाबाद में, और यूपी का जिक्र तो खास तौर से होना चाहिए ना, लोकसभा की 80 सीटें हैं और बिना यूपी के ना कुछ होने वाला नहीं है। वो बीजेपी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिए भी। जितनी खिचड़ी पका ले विपक्ष वाले, वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एकता कर लें, लेकिन अगर यूपी में बात नहीं बनेगी तो फिर दिल्ली दूर है वाली कहावत सच हो जाएगी। तो हम जो बात कर रहे थे कि मुरादाबाद में यूपी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी गए हुए थे। वहाँ जब बैठक चल रही थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि भैया हमें मंजूर नहीं है। क्या मंजूर नहीं है? तो हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब उस वक्त की फ़ोटो और वीडियो बीजेपी के लोग सोशल मीडिया में खूब वायरल करा रहे हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि अभी एकता की बात शुरू ही नहीं हुई है और खटपट मल्लयुद्ध शुरू हो गया। मुरादाबाद में ही कांग्रेस पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो गए। वो कांग्रेस पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है कि यूपी में उनकी राजनीतिक ज़मीन अब बची नहीं है, बस रायबरेली से ही कांग्रेस की सांसद हैं सोनिया गांधी, इकलौती सीट है और विधानसभा में 2 ही सदस्य हैं। बीजेपी वाले इसको खूब लेकर उड़ गए हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं। यही नहीं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव 30 सेकंड बोले हैं, उसको भी बीजेपी के समर्थक अलग अलग ट्विटर हैंडल, फेसबुक और सोशल मीडिया में वायरल करा रहे हैं कि जिस यूपी की बात हो रही वहाँ के अखिलेश यादव ने तो कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, बात कहीं गड़बड़ है, बात बनी नहीं है विपक्षी एकता की। और सबसे बड़ी बात तो ये की जा रही है कि एक बात फैलाई जा रही है और बात फैलाने में बीजेपी का कोई जवाब नहीं है। मतलब वो कोई भी चीज़ फैला सकते हैं। अब जैसे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही कि दुनिया के 120 देश जो है ना, वो अपने फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ कर करते हैं। अब ये व्हाट्सएप में खूब वायरल हुआ। तो इस मामले में तो बीजेपी का कोई जवाब नहीं है। अब एक नई कहानी जो बीजेपी की तरफ से पेश की गई है और फैलाई जा रही है कि ये जो विपक्षी नेताओं की बैठक थी, जिसमें 15 पार्टियां मिली थी, जिसमें कई मुख्यमंत्री भी उस बैठक में मौजूद रहे, करीब 3 घंटे 2.5 घंटे तक बैठक चली, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एकता दिखी ही नहीं। लेकिन एक बात तो मानेंगे आप कि अलग अलग राय, अलग अलग विचारधारा के इतने सारे नेता सालों बाद एक साथ दिखे और पहली ही मीटिंग में कोई कंक्रीट बात सामने आ जाए, इसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। ऐसा तो है नहीं एटीएम कार्ड लगाया और पैसा बाहर आ जाएगा, कि एक बैठक हुई, सीटों का बंटवारा भी तय हो गया, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी तय हो गया, सब कुछ हो जाएगा। कल तक तो ये कहा जा रहा था कि नेता साथ बैठ ही नहीं सकते हैं। किसी ने कल्पना की थी कि एक फ्रेम में सीताराम येचुरी लेफ्ट के, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की और राहुल गांधी साथ बैठेंगे, पर ये हुआ ना, वो लोग साथ बैठे थे। तो अब ये बात फैलाई जा रही है विपक्षी नेता की बैठक को लेकर के बीजेपी की तरफ से कि बैठक में मौजूद एक नेता ने, अब उस नेता का नाम नहीं बताया जा रहा है, बस कहानी है भैया, और कहानी बहुत तेज फैलती है। ये मैंने कई चुनावों में देखा। कहानी ये है कि 23 जून को नीतीश कुमार के घर पर हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में से किसी ने पूरी बात A to Z बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बता दी है। पूरी बात बता दी है, किस नेता ने क्या कहा, उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, शरद पवार ने क्या कहा, ममता बनर्जी ने क्या कहा, नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे, राहुल गांधी क्या बोल रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल क्या बोले, किस किस के बीच में कहा सुनी हुई, क्या रणनीति बनी है, 12 जुलाई को जो शिमला में प्रस्तावित बैठक है उसका एजेंडा क्या होगा, सारी बात अमित शाह को बता दी गई। और इसके पीछे तर्क भी दे रहे हैं ये लोग, तर्क दे रहे हैं कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जो बात कही इस विपक्षी नेताओं की बैठक को लेकर कि पटना में जो हो रहा है वो फोटो सेशन हो रहा है और 300 सीटें फिर से बीजेपी जीतकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब लोग कह रहे हैं
कि आमतौर पे अमित शाह 2/3 बहुमत का संख्या बोला करते हैं। यूपी में वो बोलते थे 300 के पार, बंगाल में बोलते थे अमित शाह 200 के पार, दिल्ली में बोलते थे 50 के पार। ऐसे ही हर राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर के एक आंकड़ा देते थे और वो आंकड़ा 2/3 बहुमत के आसपास या उससे ज़्यादा होता था। लेकिन इस बार जो अमित शाह ने आंकड़े दिए जीतने के, वो 400 नहीं कहा उन्होंने 543 लोकसभा सीटों में से, वो उन्होंने कहा 300 से अधिक सीटें जीतकर बीजेपी आएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। इसके पीछे पूरा लॉजिक दे रहे हैं बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है। अरविंद केजरीवाल और इसके झगड़े को लेकर, अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के झगड़ा तो जग जाहिर है। आप देखते हैं दिल्ली में किस तरीके से सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ी जाती है। ये बात अलग है कि तमाम चुनावों में, पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी लगातार बहुत दूर है। अगर सफलता के हिसाब से देखें, चुनावी नतीजों के हिसाब से, तो आम आदमी पार्टी के मुकाबले। लेकिन न जाने मन ही मन अरविंद केजरीवाल से 36 के आंकड़े हैं बीजेपी के नेताओं के। लेकिन इस विपक्षी नेताओं की बैठक में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बाहर निकले, अपनी शर्त रख दी और कहा भैया हमारा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। बीजेपी के नेता बड़े खुश हैं, उनको अरविंद केजरीवाल अच्छे लगने लगे हैं क्योंकि उन्होंने खेल भंडोल कर दिया। वो बिहार यूपी में कहते हैं ना कि खेला खराब कर दिया विपक्षी एकता का। तो बीजेपी को ये बात, बीजेपी के नेताओं को बहुत अच्छी लग रही। अब सबसे बड़ी बात ये है कि बार बार ये पूछा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि बिना दूल्हे की बारात कैसे, और ये कहा भी जाता है कि जब भी चुनाव हो तो चेहरा होना चाहिए। मुझे याद आता है चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, कई सक्सेसफुल चुनावों के वो रणनीतिकार रहे। बंगाल में ममता जीती, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जीते, बिहार में जब नीतीश और लालू 2015 में थे तब भी प्रशांत किशोर यानी पीके उनके साथ थे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि हम जहाँ भी चुनाव करवाने के लिए जाते हैं, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम नेता चुनते हैं। एक नेता, मजबूत नेतृत्व चाहिए, उसी के आसपास वो चुनावी रणनीति का ताना बाना बुनते हैं। बीजेपी के नेता अब यही कह रहे हैं कि विपक्ष में ऐसा कोई नेतृत्व ही नहीं है, हमारे पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, विश्व गुरु हैं, उनके जैसा मजबूत नेतृत्व है, ऐसी छवि है कि पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक है। वो अमेरिकी दौरे से लेकर G20 की अगुवाई करने से लेकर तमाम चीज़ों का वो गवाही दे देते हैं। वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी के पांव तक छू लेते हैं। आपके पास कौन सा ऐसा दूल्हा है? अब सवाल ये है कि उनको कौन बताए कि जब 1977 का मामला था, जब चुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी थी, इमरजेंसी लगा दी गई थी और पूरा विपक्ष इंदिरा हटाओ देश बचाओ के मुद्दे पर एक हो गया था। तब तो कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं था, न चौधरी चरण सिंह थे, न मोरारजी देसाई थे, न चंद्रशेखर थे। लेकिन पूरी विपक्ष एक साथ हुआ और फिर इंदिरा गांधी हट गई, विपक्ष ने सरकार बनाया, मिलीजुली सरकार बनाई। ये बात अलग है कि वो सरकार ज़्यादा दिनों तक चली नहीं। लेकिन सवाल ये है कि बिना दूल्हे के भी चुनाव होता है और बिना दूल्हे के भी चुनाव जीता जाता है। ये 77 का एग्जाम्पल है। अब अगर ये बात कही जाएगी तो बीजेपी वाले कहेंगे कि यहाँ कोई आपातकाल लगी है क्या, आपातकाल लगा, कोई इमरजेंसी लगी है। तो हर तर्क के अपने अपने दूसरे तर्क भी होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि विपक्षी नेताओं की बैठक हुई तो इसको लेकर के बीजेपी वाले क्यों इतने एक्टिव मोड में हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि अगर ये एकजुट होते हैं तो उन्हें चुनौती मिल सकती है क्या? अब जैसा ये बार बार कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि हमें तो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 2019 में कई सीटों पर 50% से अधिक वोट मिले, तो पूरा विपक्ष अगर एकजुट भी हो जाता है तो उनका क्या बिगाड़ लेगा? उसके लिए वो आंकड़े भी दिए जाते हैं। अब मैं बताऊं आपको, आंकड़ों की जब बात आती है तो एक आंकड़ा है जो मुझे दिख रहा है, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। वो ये कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 224 ऐसी सीटें थी जिस पर बीजेपी को 50% से अधिक वोट मिले। ये भी कहा जाता है विपक्ष की एकता के काट में बीजेपी की तरफ से तो अधिकतर राज्यों में
तो सबका गठबंधन एक तरीके से तय है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो तीसरी कोई पार्टी नहीं है, तो गठबंधन किससे करेगी? कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। बिहार में ऑलरेडी गठबंधन है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी गठबंधन है, तो वो ये कर्नाटक में भी देखिए कोई ऐसी पार्टी नहीं है। अधिकतर राज्यों का यही हाल है। 2-3 जगहों पर ऐसी बात है जहाँ गठबंधन की बात हो सकती है, वहीं कांटा फंस सकता है। केरल से लेकर आप अगर देखें तो दूसरे राज्यों में, बंगाल में भी एक ही चीज़ को देखकर लगता है कि जिस तरीके से विपक्षी एकता हुई, बैठक हुई और विपक्ष बीजेपी उसके खिलाफ सुपर एक्टिव है, सुपर एक्शन मोड में है, उससे लगता है कि क्या विपक्षी एकता की बात आगे बढ़ने वाली है। आपको आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आप बताइएगा कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? अगर हो गया तो क्या फिर वो बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में रोक पाएगी विपक्षी एकता? आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।